हेलो। आज की कहानी खून का रिश्ता। इसे तक्षी शिवशंकर पिल्ले ने लिखा है और ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। खून का रिश्ता। मैंने फैसला कर लिया है, जो भी हो मैं उसके साथ विवाह करूंगा। पिता के सामने न सही, गोपाल ने ऐसा कह तो दिया। वह घर के उत्तरी तरफ वाले आंगन में खड़ा था। उसके पिता शंकरन नायर पूर्वी तरफ की चौपाल पर खड़े थे। पुत्र दृढ़तापूर्वक कहता है, वह जरूर उस लड़की के साथ विवाह करेगा। तेरी ऐसी हिम्मत! गरजते हुए शंकरन नायर उछलकर उसकी ओर दौड़ पड़े। उनके हाथ में लाठी थी। पिता को दौड़ा आते देख गोपाल ऐसे चलने लगा मानो भागता हो। शंकरन नायर ने लाठी गोपाल के घुटने को लक्ष्य करके फेंकी। सौभाग्य से निशाना चूक गया। शोरगुल सुनकर पार्वती रसोई से बाहर आई। क्यों हल्ला मचाते हो? पति पर रोब सा जमाते हुए उसने पूछा। शंकरन नायर ने जवाब दिया, देखो न इसकी हिम्मत! मेरे सामने कहता है कि वह उस लड़की से विवाह करेगा। बदतमीज! फिर भी पार्वती ने पति को दोषी ठहराया। खैर, उसने तो उस लड़की के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन मैं पूछती हूं, तुमने क्यों ऐसा कहने का मौका उसे दिया? शंकरन नायर अब पत्नी पर गुस्सा हो उठे। तुम क्यों नहीं कहोगी? तुम्हारा खानदान ही कुछ ऐसा है, बाप को मारने वाला। पार्वती भड़की। मेरे खानदान के बारे में कुछ न कहना। हमारी परंपरा में बाप को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो तुम कहती हो कि तुम्हारी परंपरा में पैदा हुआ था। मैंने थोड़े ही ऐसा कहा। झगड़ा तूल न पकड़े, इस ख्याल से पार्वती भीतर चली गई। मारे गुस्से के शंकरन नायर कुछ बड़बड़ा रहे थे। रसोई घर में पार्वती भी कुछ झुनझुना रही थी। घर से निकल जाने पर गोपाल गया सीधा गोरी के घर। वह मानो एक कलाकार थी। झगड़ा खत्म होते न होते वह सीधा गोरी के घर जाता है, मानो इस उद्देश्य से कि उसके पिता देख लें। उसने पिता की रत्ती भर भी उसे परवाह नहीं। अपने पिता की रत्ती भर भी उसे परवाह नहीं। किसी पागल की तरह शंकरन नायर चिल्ला उठे। अरे पारो, देख देख न, वह कहाँ जाता है? पार्वती उत्तरी तरफ वाले आंगन में आई। उसने देखा कि उसका बेटा गोरी के घर की चौपाल पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। तब गोरी आंगन में आकर खड़ी हुई। दोनों में कुछ बातचीत हो रही है। वह छोकरी पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही है। पार्वती और शंकरन नायर दोनों ने यह सारा दृश्य देखा। अब की बार कराल काली का आवेश हुआ पार्वती पर। देखो न उसे, कैसे ठसक दिखा रही है, बेहया कहीं की। न मालूम कौन सा टोना टोटका करके उसने मेरे बेटे को बस में कर रखा है। कहते कहते पार्वती का कलेजा मुंह को आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा सदा के लिए उसके हाथ से निकल गया हो। वह अपने आप को भूलकर जोर से पुकार उठी, अरे गोपाल! लेकिन मुड़कर देखा गोरी ने। गोपाल भीतर चला गया। उस गांव के लिए उस महीने की प्रमुख घटना थी यह। गोपाल गोरी के साथ विवाह करना चाहता है, लेकिन गोपाल के माता पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं। यही नहीं, दोनों इस विवाह के विरुद्ध हैं। एक दो मध्यस्थ आए। उन लोगों ने समझाया कि लड़की नेक है, पड़ोस का संबंध होने से लाभ होगा। पपुली घर अमुम्मा आई। उसने पार्वती को समझाया, पार्वती सुनो न मेरी बात। लड़की नेक है, पड़ोस का संबंध है। समझो कि तुम बीमार पड़ी, कौन है तुम्हें कांजी या कॉफी बनाकर देने वाला? यह लड़की लगन से तुम्हारी सेवा करेगी। मेरी बात मानो, इस संबंध में तुम्हारा भला है। धत! पार्वती ने ऐसे दुत्कारा कि अम्मू अम्मा के कान फट गए। पार्वती को ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। अम्मू अम्मा को क्रोध और अपमान हुआ। दोनों में मन मुटाव हो गया। दूसरा मध्यस्थ कंडतिल रामन नायर था। उसने जरा सूझबूझ से काम लिया। रामन नायर ने शंकरन नायर से कहा, जो भी हो,
गोपाल उस लड़की के साथ विवाह करेगा ही करेगा। चूंकि उसने फैसला कर लिया है, इसलिए भला यह होगा कि हम सब मिलकर उसका विवाह करें। कम से कम दुनिया वालों को दिखाने ही चूल्हे में जाए तुम्हारे दुनिया वाले, हमारी सहमति से यह विवाह नहीं होगा। आखिर वह लड़की है कौन? जानते नहीं जानते नहीं हो कि कोंचू कुंज मेरा दुश्मन है। दुश्मन के भाई की बेटी मेरे घर की बहू बने, वाह! एक और मध्यस्थता जो आई जरा गौरवपूर्ण थी। मध्यस्थ केशव पिल्ले थे। माता पिता का यह दावा करना स्वाभाविक है कि संतान के लिए उन्होंने बहुत झेला है। शंकरन नायर ने कहा, इस लड़के के लिए हमने क्या नहीं सहा, लेकिन वही लड़का आज मुझे देखकर निसंकोच कहता है कि वह उस लड़की के साथ विवाह जरूर करेगा। ऐसी हिम्मत! बेचारे शंकरन नायर रो पड़े। केशव पिल्ले ने कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था, फिर भी लाचार होकर उसने ऐसा कहा था। बात शंकरन नायर की समझ में नहीं आई। भाई जरा बताओ कि वह लाचार क्यों? हाँ भाई, वह लाचार तो है। तुम्हारे प्रति उसमें अटूट श्रद्धा है। समझ लो कि यह श्रद्धा के कारण ही उसने यह विवाह करने का फैसला किया था। शंकरन नायर अब भी कुछ समझ नहीं सके। यह क्या पहेली बुझाते हो जी? केशव पिल्ले मुस्कुराते हुए बोलने लगे। वह चाहता है कि उसके नाम पर कोई बट्टा न लगे, इसलिए ही उसने उस लड़की के साथ विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि तुमसे वह कह नहीं पा रहा है। शंकरन नायर हक्का बक्का रह गया। आखिर केशव पिल्ले ने वह रहस्य उनके कानों में कहा। वह लड़की मां बनने वाली है, कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेटा है। ऐसी हालत में उस लड़की को छोड़ना क्या धर्म होगा? शंकरन नायर के लिए यह बिल्कुल ताजा खबर थी। एक निमेष के लिए वह सन्न रह गया। फिर बोले, मैं तभी से उसको चिताता आ रहा था कि उधर मत जाया करो। उस शकुनी कोंचू कुंज का घर तो है वह, जाओ तो खतरा। अब आया है अक्लमंदी का काम करके, समझता है कि माँ बाप बनेंगे, यही बात है ना? केशव पिल्ले ने शंकरन नायर को मनाते हुए कहा, वैसी बात नहीं हुई, नहीं भाई, तुम यह क्यों नहीं समझते कि वह धर्म न्याय देख रहा है? शंकरन नायर ने अपना निर्णय सुनाया। जो भी हो, हम इस विवाह में सम्मिलित नहीं होंगे। हमारी अनुमति के साथ यह विवाह नहीं होगा। वह दैत्य भी पराजित हुआ। अब यह निश्चित रूप से मालूम हो गया कि माता पिता की सहमति के साथ वह विवाह संपन्न होने वाला नहीं है। गोरी मातृविहीन लड़की थी। पिता अनपढ़ थे। पिता के एक छोटा भाई था, बड़ा होशियार। नाम था कोंचू कुंज पिल्ले। उसमें और शंकरन नायर में बड़ी दुश्मनी थी। शंकरन नायर को अपमानित करने का एक अच्छा अवसर कोंचू कुंज पिल्ले को मिला। ऐसा मौका वह क्यों हाथ से निकलने देगा? गोपाल का विचार था कि किसी प्रकार के आडंबर के बिना गांव के 4 बड़े आदमियों के समक्ष विवाह संपन्न हो जाए। माता पिता, चाचा मामा और अन्य सगे संबंधी नाराज हो चुके थे। उनकी अनुपस्थिति में भोज आदि रखना अनावश्यक है, पैसे का खर्च अलग। गोरी के पिता ने इस सुझाव को मान लिया, किंतु कोचिकुंज पिल्ले इससे संतुष्ट नहीं हैं। उसके भाई के घर होने वाला अंतिम शुभ कार्य है वह, इसलिए ठाट बाट से ही करना है। गोरी के पिता के पास कुछ रुपए थे। छोटे भाई के दबाव के सामने बड़े भाई को झुकना पड़ा। गोरी की भी यही अभिलाषा थी कि उसका विवाह ठाट बाट से हो, इसलिए गोपाल ने मान लिया। सारा गांव विवाह में निमंत्रित था। अच्छा खासा भोज भी था। ऑल पुशे से कोंचुकुंज पिल्ले एक ग्रामोफोन लाया, जो उस गांव के लिए एक नई चीज थी। कोंचुकुंज पिल्ले ने उस ग्रामोफोन का मुख शंकरन नायर के घर की तरफ किया। विवाह के पहले दिन रात भर गाना ही गाना था। एक प्रकार के आत्मतोष के साथ कोंचुकुंज पिल्ले बोला, वह बेईमान शंकरन आज सो न पाए। न सिर्फ ग्रामोफोन वाला गाना बजाना था, बल्कि नागस्वर भी था।
उस दिन एक बड़ा बोझ भी था। उस दिन तड़के ही शंकरन नायर उठकर कहीं चले गए थे, लेकिन पार्वती थोड़े ही कहीं जा सकती थी। निशी दिन उसकी आंखें बरसती रही। जिस पुत्र को अपनी कोख में 10 महीने ढोकर जन्म दिया, उस पुत्र ने न केवल उसकी अवल अवहेलना की, बल्कि अपनी माता को कहीं मुंह दिखाने योग्य न रखा। वह यह भली भांति भांति जानती थी कि यह सारा ठाट बाट उसे और उसके पति को अपमानित करने के लिए ही है। इस काम में उसका बेटा उन लोगों का साथ देता है, वह सब कुछ भूला हुआ है। पार्वती ने अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर शाप दिया, जिसने मेरे बेटे को टोने टोटके से इस तरह कर दिया, उसका सिर फूट जाए। गोपाल की पुरानी अनुसरणशीलता का स्मरण करती तो यह विश्वास पक्का हो जाता कि बेटे पर टोना टोटका कर दिया गया है। गोपाल पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप की बात मानने वाला था। विवाह हो गया। पार्वती और शंकरन नायर गोपाल को दूर से देख लेते थे। वह विवाह सारे गांव की चर्चा का विषय बन गया। दोनों के संबंध में कहने सुनने को बहुत कुछ था। गौरी के पिता को इस बात का भरोसा था कि उसे एक दामाद मिल गया, भले ही सारे रुपए खर्च हुए हों। कोंचू कुंजू पिल्ले को ऐसी तृप्ति हुई जैसे खीर पीने पर होती है। 2 महीने बीत चले। एक दिन गोपाल अपने घर गया। शंकरन नायर और पार्वती आंगन में नारियल के पत्ते संवार रहे थे। गोपाल विवाह से पहले अपना घर छोड़ गया था। तब से वह पहली बार कदम रख रहा था। मुख मुद्रा देखने पर ऐसा मालूम होता है कि वह किसी निर्णय पर आ पहुंचा है। आहट सुनकर शंकरन नायर ने सर उठाकर देखा। गोपाल थर-थर कांप उठा। शंकरन नायर मारे क्रोध की उछल पड़े। क्यों रे, तू इधर क्यों आया? गोपाल ने जो वाक्य कंठस्थ कर रखा था, जैसे तैसे वह कह दिया, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तुझे हिस्सा चाहिए? हाथ उठाते हुए शंकरन नायर आगे कूद पड़े। गोपाल चंपत हो गया। इस बीच में गौरी के पिता का देहांत हो गया। गौरी का गर्भ बढ़ रहा था। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। तब उसका एकमात्र संरक्षक कोंचू कुंजू पिल्ले ही था। उसने गोपाल को उपदेश दिया, तुम बगिया से नारियल तोड़ लाओ, तुम्हारा भी तो हक है। दिन में बगिया में घुसकर नारियल तोड़ने की हिम्मत गोपाल में न थी, इसलिए कार्रवाई रात में होने लगी। जिद्दी शंकरन ने थाने में शिकायत की। पुलिस के सिपाही गोपाल को कैद कर ले गए। शाम को कोंचू कुंजू पिल्ले उसे छुड़ा लाया। खैर, कहीं चैन नहीं। गांव वालों में कुछ एक मध्यस्थता करने आए। अंत में दक्षिणी तरफ पाव एकड़ जमीन गोपाल के हिस्से में देने के लिए शंकरन नायर राजी हुए। गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव कुछ कष्टपूर्ण था, अस्पताल ले जाना पड़ा। इतना ही नहीं, 2-4 दिन उधर उसे ठहरना भी पड़ा। इधर उधर से कर्ज लेने पर ही गोपाल का यह सारा खर्चा संभल सका। बंटवारे में जो पाव एकड़ बगिया मिली, उसमें 10-20 नारियल के पेड़ थे। इससे क्या दिन कटते। कोंचू कुंजू पिल्ले की मदद से गोपाल ने बगिया एक ईसाई को 600 रुपये में बेच दी। गोपाल को 600 रुपये मिले थे, उसमें 200 रुपये कर्ज चुकाने में लग गया। 50 रुपये में उसने गौरी के लिए एक साड़ी और चोली खरीदी। पहली बार उसने अपनी पत्नी को साड़ी खरीद कर दी। गोपाल ने एक नए आनंद को अनुभव किया। उस दिन रात को पति पत्नी ने भविष्य के बारे में देर तक सोच विचार किया। 300 रुपये बचे हुए हैं। गौरी को एक युक्ति सूझी, क्यों न हम एक व्यापार शुरू करें। गोपाल को यह सुझाव पसंद आया। एक दिन की बात है, पार्वती अपनी एक दूसरी बगिया में घास निरा रही थी। सिर उठाकर देखा तो एक लड़की गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी। पार्वती को यह समझने में देर न लगी कि वह बच्चा किसका है। पार्वती ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। बिटिया, मुन्ने को इधर लाओ न। वह लड़की पार्वती के पास आई। हाथ बढ़ाने के पहले ही मुन्ना पार्वती की तरफ उछल पड़ा। अगर पार्वती नहीं पकड़ती तो मुन्ना नीचे गिरा होता। उधम मचाता, चीखता चिल्लाता अपनी दादी से हिल मिल गया।
उस दिन रात को भोजन के बाद जब शंकरन नायर पान कर खा रहे थे, उसे एक उपयुक्त अवसर जानकर जरा संकोच के साथ पार्वती बोली, सुनिए तो, आज एक खास बात हुई। शंकरन नायर ने पूछा, कौन सी बात? पार्वती ने कहा, खून का रिश्ता बड़ी चीज होती है। हुआ क्या? आज शाम को मैं घास निरा रही थी, वह मुन्ना दद्दी कहता हुआ मेरी तरफ कूद पड़ा। अगर मैं हाथ न बढ़ा लेती तो बच्चा नीचे गिरा होता। मुझे छोड़ जाता ही नहीं मुझे छोड़ जाता ही नहीं। शंकरन नायर ने कहा, परसों मैंने भी उसे देखा, वह मेरी तरफ भी कूद कर पड़ा। मुन्ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पार्वती ने विरोध किया, ना, मैं कहती हूं कि वह बिल्कुल अपने दादा की तरह है। गोपाल के व्यापार में वृद्धि नहीं हुई। बात यह थी, उसे व्यापार संबंधी बातों का परिचय न के बराबर था। घर के खर्च के लिए व्यापार से पैसा लेना पड़ता था। शाम का समय था। पार्वती और शंकरन नायर अपनी एक दूसरी बगिया में तरकारी के पौधे लगा रहे थे। उस दिन भी वह लड़की मुन्ने को लेकर आई। उस दिन वह अपने दादा के हाथों में कूद पड़ा। शंकरन नायर ने मुन्ने का मुखड़ा दादी के मुख से मिलाते हुए कहा, लो, कोई फर्क नहीं। मुन्ने को ले जाते समय गौरी से कहने के लिए पार्वती ने एक बात कही, कह दो उसे कि रोज मुन्ने की नजर उतारे। एक संध्या को गौरी के घर से मुन्ने के लगातार बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई पड़ी। शंकरन नायर और पार्वती घर के पिछवाड़े में खड़े थे। पार्वती ने बेचैनी से पति से पूछा, मुन्ना क्यों ऐसे बिलख रहा है? कहीं उसका दम न घुट जाए। वह लड़की ही तो उसे उठाए हुए है। मुन्ने की माँ कहाँ गई? शायद वह घर में नहीं है। बच्चा क्यों ऐसे रोता है? उसकी सेहत ठीक नहीं है क्या? गोपाल भी उधर नहीं है, वह हाट गया है। दूसरे दिन मालूम हुआ कि गौरी बेहोश पड़ी है, उसे जोर का बुखार है। 3 या 4 बार डॉक्टर बुला लाए गए, लेकिन बुखार जरा भी कम नहीं हुआ। शंकरन नायर और पार्वती ने मुन्ने को घर बुलवा लिया। उस लड़की ने ही मुन्ने को ला कर दिया। 5वें दिन गौरी ने आंखें खोली। गोपाल की छाती ठंडी हुई। गौरी ने पूछा, मेरा मुन्ना कहाँ है? वह अपने दादा और दादी के साथ है। गौरी का मुख चमक उठा, उसकी आंखें बंद हुई, वे आंखें फिर कभी नहीं खुली। शंकरन नायर और पार्वती आंगन में बैठे थे। मुन्ना अपने दादा को 4 पैरों पर खड़ा होने पर मजबूर कर रहा था। उसके बाद वह हाथी पर चढ़ेगा। शंकरन नायर 4 पैरों पर खड़े हुए। मुन्ना दादा की पीठ पर चढ़ बैठा। उस समय गोपाल उधर आ पहुंचा। उसने बेटे को डांटा, अरे यह तू क्या कर रहा है? पार्वती बोली, करने दो बेटा, तुम्हारे पिता 30 साल बाद हाथी बन रहे हैं। तुम्हारे लिए हाथी बनने के बाद आज ही बने हैं। इसे के नारायण ने अनुवाद किया है। थैंक यू सो मच।